नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का इंडियन बिजनेस टीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं एज यूजुअल जेपी सेठी सर। एंड टुडे वी हैव मिस्टर कमलेश शाह विथ अस, जो कि बैंकर है, एक्स बैंकर रह चुके हैं और उनको 40 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है बैंकिंग फील्ड में। तो बात करते हैं उनसे आज बाजार के बारे में और जानते हैं कि आज बाजार कैसा रहा। पहले अपडेट दे देते हैं अबाउट द मार्केट। दिन में आज मार्केट काफी ऊपर था, हमने सेंसेक्स को 600 पॉइंट ऊपर देखा। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि इट इज डाउन बाय 298 पॉइंट्स टू 83,766 और निफ्टी जो है 25,657 पे है। मार्केट बंद होने में अराउंड 1 घंटा बाकी है। इस वक्त एक्टिव स्टॉक्स है रिलायंस, इटर्नल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड इन्फोसिस। टॉप गेनर्स एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, एमएनएम, आईटीसी एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टॉप फाइव लूजर्स एट दिस आवर विप्रो, इटर्नल, इन्फोसिस, जियो फाइनेंशियल एंड टेक महिंद्रा। हमने दिन में बाजार ऊपर देखा था, लेकिन इस वक्त हम एक डिक्लाइन देख रहे हैं। फ्रॉम द डे हाई इट इज डाउन बाय मोर देन 450 पॉइंट्स। और इसका कारण है कि ग्लोबल क्यूज जो है वो काफी वीक आ रहे हैं। वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स इज डाउन बाय 1.4%। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी है हमने कुछ स्टॉक्स में, खास करके अदानी एंटरप्राइज एंड टाटा मोटर्स। आईटी शेयर्स में नजर आया है। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस मार्केट हमें गिरावट पे नजर आ रहा है इस वक्त। तो कमलेश जी, गुड आफ्टरनून सर। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द मार्केट फर्स्ट? प्रिया जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सेठी जी आपको भी नमस्कार। सबसे पहले एट द आउटसेट मैं अपनी ओर से आपको, अपने सारे दर्शकों को दीपावली के अनेक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं थैंक यू और ये सर। मंगल कामना करता हूं कि आने जी वाला वर्ष आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। जी। तो थैंक यू। इन्हीं इन्हीं थैंक यू ओपनिंग सर, आपको भी शुभकामनाओं के बहुत बहुत साथ मुबारक हो। जी हम आज का डिबेट की वेरी गुड। शुरुआत करते हैं। प्रिया जी, मार्केट में देखा, आपने सही कहा कि ड्यूरिंग द डे में जो पिक था उससे कुछ हम्म 400 पॉइंट जितना फिलहाल नीचे है। और हम्म मैं ये कहूंगा कि आज मार्केट का वैसे ये आखिरी दिन है। ये अगर हम जी। अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से गिनते हैं तो दिवाली टू दिवाली अपना तो कैलेंडर का वर्ष होता है। तो ये आज जी। का आखिरी दिन है। मैं ऐसा हम्म सोचता हूँ कि कोई बड़ी हलचल मार्केट में हम कितने दिनों से देख रहे थे, वैसे ही हम्म सिचुएशन आज भी बनी हुई है। तो मार्केट के हम्म पास कोई ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है कि जिससे हम्म मार्केट कोई बहुत बड़ी तेजी में चली जाए या तो फिर मंदी की साइड आए। और यही हम्म रेंज बाउंड रहेगा। और जो रोज के नए नए हमको न्यूज मिलते रहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी कही है, ग्लोबल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कही है, कंट्री के इंटरनल अपने न्यूज कही है, तो बहुत सारी चीजों में ये कहूंगा कि मार्केट है ना, डिस्काउंट कर चुकी है। तो ये जी। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट इस प्रकार से आने वाले भी अगले एक साल के लिए मैं कहूँ तो इस हम्म प्रकार से ही रहेगा। कोई असाधारण घटना या कोई बड़ी घटना आ जाती है तो बात और है, लेकिन ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं है फिलहाल तो। और हम्म ये मार्केट में बस यही होता है हमेशा कि आपको हमेशा एक अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए। जब जब मौके मिलते हैं तो अच्छे स्टॉक में बाइंग सेलिंग करना चाहिए। ऑफ हम्म कोर्स अपने एडवाइजर को, फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेकर इन्वेस्ट करना चाहिए। जी। सर, कल बाजार में हमने उछाल देखा था, उसका कारण बैंकिंग सेक्टर था। बैंकिंग के स्टॉक्स जो हैं, शेयर्स, वो ऊपर नजर आए थे। सो वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट दैट? हाँ प्रिया जी, कल आपने ये सही कहा, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो कल उछाल हमने देखा ना, तो इट वाज हम्म नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द बैंकिंग सेक्टर। देर आर सम हम्म अदर सेक्टर एज वेल ऑल्सो, जिसमें हम्म आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कह दीजिए, कुछ आईटी कंपनी कह दीजिए, फार्मा कह दीजिए। तो ये एक कल मैं ये कह सकता हूँ कि हालांकि मेरे पास नंबर आए नहीं है अभी तक तो, लेकिन कल जी। मार्केट में एक इंस्टीट्यूशंस की भी अच्छी हम्म खरीदी हुई है, डोमेस्टिक हम्म हो या तो एफआईआई हो। तो कल मार्केट में काफी अच्छा, बहुत दिनों के बाद एक बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली है, जिसके हम्म परिणाम स्वरूप मैं कहूंगा कि कल तेजी दिखी। जहां तक आपने हम्म बैंकिंग सेक्टर की बात की, तो ये बात आपकी सही है कि कल बैंकिंग में भी काफी उछाल देखने को मिला। और पर से हम्म मैं भी ये मानता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली उसमें भी पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसयूज, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है इन दिनों में। आगे भी हम्म आने वाले दिनों में
PSU बैंक्स के भी परफॉर्मेंस अच्छे रहेंगे। उसके पीछे हम जरा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक पॉइंट पहले ये कह देना चाहूंगा कि हम्म मैनेजमेंट परसेप्शंस जो है वो जरा अभी जैसे कहते हैं ना कि बदल रहे हैं। दे ऑल्सो रियलाइज कि ये एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है। प्राइवेट हम्म सेक्टर के बैंकों के साथ अगर कंपटीशन में आना है तो बहुत सारी हम्म चीजों में इम्प्रूवमेंट लाना जरूरी है, और वैसा हो रहा है। हम्म। जी। तो सर बैंकिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही हैं और व्हाट डू यू सी इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर? प्रिया जी देखिए, बैंकिंग सेक्टर में एक सबसे बड़ा बदलाव ये आ रहा है। हमने पहले आप देखा होगा 2-3 साल पहले कि भारत सरकार ने कंसोलिडेशन और मर्जर की प्रोसेस चालू की थी, तो बहुत सारे हम्म बैंकों को मर्ज कर दिया गया। मैं ऐसा हम्म मानता हूं कि आने वाले 1 आध 2 साल के अंदर शायद ऐसा भी हमको देखने को मिले कि मुश्किल से हम्म 4 से 5 PSU बैंक रह जाएंगे। उसके मर्जर के पीछे का एक कारण ये भी है कि भारतीय पब्लिक सेक्टर बैंकों को एक ग्लोबल बैंक्स जो है उनके साथ हम्म कंपटीशन पे खड़ा रहना होगा। तो द साइज मैटर्स, एक बहुत बड़ी साइज बैंकों की होनी बहुत जरूरी होती है। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो PSU के मर्जर और आगे चालू रहेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और आपने जो बैंकिंग सेक्टर का कहा, तो प्रिया जी एक सिंपल बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अ, हम्म आज भी हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में अगर कोई किसी देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और वो हम्म भी एक रीजनेबल GDP ग्रोथ रेट के साथ करीबन 6% के आसपास, तो उसमें भारत है। क्योंकि बाकी दुनिया के कई विकसित, अर्ध विकसित, अंडर डेवलप्ड हम्म कंट्री गई है, वहाँ आज भी 3 से 3.5% के बीच में हम्म ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ग्रोथ का प्रोजेक्शन है। तो हम्म भारतीय अर्थतंत्र जब इतने बड़ी मात्रा में मैं कहूंगा कि बढ़ रहा है, तो हम्म स्वाभाविक रूप से इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होगी। सर्विस इंडस्ट्रीज हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, MSME हम्म हो, कोई भी सेक्टर हो। तो भारत में अब जब ये बड़े मात्रा में, हम जैसे कहते हैं ना कि ये कमर्शियल एक्टिविटी जैसे कहते हैं हम, वो बड़े मात्रा में जब बढ़ रही तो बड़े निवेश की जरूरत होगी। और ये बड़े हम्म निवेश के लिए, पूंजी के लिए पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा तो हम्म बैंकों से ही आएगा। बैंक ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगी। तो बैंकों का स्थिति कभी कभी ऐसा होता था कि बैंकों के पास सरप्लस डिपॉजिट पड़े हैं, हम्म लेकिन वो डिपॉजिट को डिप्लॉय करने के लिए इंडस्ट्री से क्रेडिट की डिमांड नहीं आ हम्म रही है। तो अब जब हम्म ये मैंने आपके सामने वक्तव्य रखा ना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेक इन इंडिया की चीज जो हम बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम्म स्वावलंबी भारत की बात कर रहे हैं, तो उसका हम्म उसके पीछे का एक महत्व का अगर कोई मुद्दा हम अगर ढूंढ सके तो यही है कि भारतीय अर्थतंत्र को गति देना। भारतीय हम्म अर्थतंत्र का, इंडियन इकोनॉमी का एबनॉर्मल फिनोमिनल ग्रोथ होना चाहिए, उस प्रकार की हम्म सरकार की भूमिका है। वो देखते हुए मैं कहूंगा कि आने वाले 2-3 सालों में भारतीय बैंकिंग सेक्टर, उसमें दोनों आ गए, प्राइवेट सेक्टर भी आ गए और PSU हम्म भी आ गए। मैं प्रिया हम्म जी है ना, अगर आप बैंकिंग की बात करें, इसके लिए मैं भी कुछ स्टॉक के ऊपर नजर रख रहा था, तो मैं सोचा कि दर्शकों के लिए ये भी एक जानकारी दूं। और हम्म विशेष करके PSU बैंक है। PSU बैंक में मैं दो बैंकों का नाम लेना चाहूंगा। एक हम्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जी। दूसरा है इंडियन बैंक। अगर आप करीबन मैं कहूँगा 3 या 4 साल, 4 साल हम्म पीछे, यानी ये कहते 2021, 2021 के उनके परफॉर्मेंस और उनके मार्केट रेट देखोगे तो करीबन 200 रुपया या 200 रुपया से भी नीचे थे, 200 रुपया के आसपास थे। आज आप देख लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, इंडियन बैंक कहाँ है, दोनों करीबन 800 रुपया के आसपास है। PSU बैंक से 4 साल के अंदर करीबन 4 गुना हुआ है, 200 से 800 रुपये पर आया हुआ है। तो मेरे हम्म हिसाब से कोई PSU बैंक में इतना फिनोमिनल बढ़िया ग्रोथ पहले कभी मैंने इतने वर्षों में देखा नहीं है कि 4 साल के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंकों में 400-600% जितना ग्रोथ देखने को मिले। तो ये मोमेंटम हम्म आगे भी जारी रहेगा। और मैं ये कहूंगा कि ये इंडस्ट्री ग्रो क्यों करेगी आगे भी।
देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एक माइंडसेट में भी बहुत बड़ा फर्क हुआ है। एक ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक सरकारी बैंक है, सरकार की भूमिका जॉब क्रिएट करना, थोड़े सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो सरकारी बैंकों का अब तक का मेरा ऐसा मानना है कि कुछ रवैया बिल्कुल ऐसा नहीं था कि एकमात्र उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, सोशल ऑब्लिगेशन से। तो कई प्रोजेक्ट अगर लॉस में हो तो भी सरकार वो उपक्रम चलाती है। लेकिन पिछले 2-3 साल में मैं देख रहा हूँ कि सरकारी बैंकों में प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हो रही है, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स की टीमों को टारगेट दिए जाते हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और अनेक ऐसे प्रोडक्ट वो लेके आए हैं। तो वो सब चीज को देखते हुए एफिशिएंसी, जिसे हम कहते हैं मुख्य रूप से एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी उसमें देखने को मिली है। कैपिटल तो गवर्नमेंट ने मैं कहूँगा पीएसयू बैंकों को बड़ी मात्रा में कैपिटलाइज किया हुआ है, तो कैपिटल की तो उन लोग को चिंता या आपत्ति नहीं है। तो ऐसे अनेक जो फैक्टर जो है ना, विच इज वर्किंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे फॉर द पीएसयू बैंक्स इन इंडिया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में शायद मे बी 2027 भी भारतीय बैंकों के स्टॉक्स में आपको काफी अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। जी सर, और मैं पूछना चाह रही थी कि आप अभी जो हम टैरिफ टैरिफ देख रहे हैं, ये पूरा साल देखा है, तो उस पे कोई अपडेट्स है आपके पास? हाँ, यह जी टैरिफ के ऊपर तो अपडेट है, क्योंकि हमने देखा एक लेटेस्ट हम्म डेवलपमेंट ये है कि चाइना के ऊपर हंड्रेड हम्म परसेंट टैरिफ लगा दिया उन्होंने। जी। दूसरा कि भारत के साथ पोस्टल सर्विसेज जो बंद की थी भारत ने भी, तो वो अब फिर हम्म से चालू हो रही है। भारत हम्म के वाणिज्य सचिव जो है वो फिलहाल यूएस गए हुए हैं अपने हम्म ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करने के लिए। तो ये सारे डेवलपमेंट है इसके अंदर। पर हम्म प्रिया जी, अ, हम टैरिफ के ऊपर तो फिलहाल इतना ही है कि एक चाइना के ऊपर जो मैंने आपको बताया वो, और हमारी ओर से जो बन रहा है। मैं हम्म ये इस चीज में थोड़ा आशावादी हूँ कि नवंबर एंड तक हम्म भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल होगा। अगर इन हम्म टोटालिटी नहीं होता है तो भी बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर समझौती हो जाएगी। लेकिन हम्म प्रिया जी, उसके साथ कुछ चीजें जो है ना, ये पर्टिकुलर साल में जो हुई है, मुझे पाँच हम्म सात मिनट लग सकता है। तो क्या ये 5-7 मिनट के अंदर ये दिवाली से ये दिवाली तक, पिछली दिवाली से ये दिवाली तक कुछ बड़ी घटना है जो हुई है, वो मैं कुछ हम्म बताना चाहूंगा। जी सर। या देखिए प्रिया जी, सबसे पहले जब हमने टैरिफ की बात की, तो टैरिफ के एक इम्पैक्ट ये हुई है, डेटा मेरे पास आया है कि पिछले 4 महीने में अपना यूएस से जो एक्सपोर्ट है वो करीबन 37% कम हुआ है, कंपेयरिंग विद द हम्म प्रीवियस टर्म्स के हिसाब से। एक जी। इम्पैक्ट ये आई। दूसरा, हम्म यूएस में जो अभी उनका बढ़ता हुआ डेट है, वो डेट की वजह से अभी वहाँ शटडाउन चल रहा है। शटडाउन के लिए भी ये मेरे को एक डेटा आया है मेरे पास कि करीबन हम्म एवरी वीक $15 बिलियन का यूएस को लॉस हो रहा है। तो ये एक चिंता का विषय होना चाहिए यूएस के लिए। अच्छा, जहां तक हमारे देश की बात करें, तो अभी होलसेल एंड रिटेल दोनों इंडेक्सेस को देखते हैं तो इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ जो पॉजिटिवली हमको देख सकते हैं, तो ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर अक्टूबर से सितंबर यानी गत एक वर्ष में 3.87 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, टैरिफ चैलेंजेस, जियो पॉलिटिकल टेंशन। ये सारी चीज होते हुए भी भारत के में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इतनी बड़ी मात्रा में जब निवेश होता है, तो इट वेरी क्लियरली शोज कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भारतीय इंस्टीट्यूशंस एज वेल विदेशी निवेशकों को भी कुछ हम्म अच्छा फेथ रखता है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, कल कल या परसों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था कि भारत ने एग्री किया है कि हम रशिया से ऑयल खरीदने बंद कर देंगे। हालांकि हम्म विदेश मंत्रालय ने उसका जवाब दे दिया है, तो न ऐसी कोई बात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ प्राइम मिनिस्टर की हुई है, और भारत की ओर हम्म से ऐसा कोई वक्तव्य है नहीं। लेकिन डेटा मैंने देखा, तो अप्रैल से सितंबर के बीच में रशिया से जो हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं वो करीबन अभी 8% थोड़ा कम हुआ है। तो ये एक हम्म फर्क हुआ है। दूसरा, दिवाली टू दिवाली का डेटा मैंने निकाला है एफपीआई सेल का भी। तो दिवाली जी। टू दिवाली के बीच में भी
एफपीआई ने पिछले बरस में 1.6 लाख करोड़ का स्टॉक बेचा हुआ है। तो यार ये इतने बड़े नंबर आज से 15 साल 20 साल पहले कोई कहता तो अपने मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता था। लेकिन आप देख लीजिए इंडियन इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स की स्ट्रेंथ, कि इतना भारी मात्रा में सेल के बाद भी हमारा सेंसेक्स आज भी 80,000 प्लस के ऊपर खड़ा हुआ है। कोई जी इतनी बड़ी इम्पैक्ट इसके ऊपर हुई नहीं है। न टैरिफ की इम्पैक्ट हुई है, न एफपीआई के इतने बड़े सेल की इम्पैक्ट हुई है। तो ये एक चीज क्या है कि भारतीय इकोनॉमी जो ग्रो रही है, तो उसका एक अभी हमने देखा ना कि ये जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इश्यू आया हुआ था आईपीएफ वगैरह, उसका मार्केट कैप 1.14 लाख करोड़ का है। अब एक जी कंपनी का भारत में मार्केट कैप ये लेवल का, उसकी पेरेंट कंपनी जो है उससे उसका ये सब्सिडियरी कंपनी का कैप ज्यादा है। ये सारे नंबर्स जो है ना, मैं ये कहूंगा ये काफी काफी एनकरेजिंग नंबर है, जो कि भारत के अर्थतंत्र के लिए मैं मानता हूं कि बहुत ही बढ़िया रहेगा। दूसरा मैं जी प्रिया जो आज के अपने डिबेट के लिए ही मैं जो बता रहा था ना कि हिंदुस्तान में जितने भी अपने एसेट क्लास है, लोग जहाँ पैसा लगाते हैं, तो ठीक है अभी इक्विटी में नंबर बड़े हैं, लेकिन भारत में लोग जो निवेश करते हैं वो इक्विटी में करते हैं, बॉन्ड में करते हैं, बैंक का फिक्स डिपॉजिट्सों में करते हैं, बुलियंस में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, सिल्वर में करते हैं, रियल एस्टेट में, यानी लैंड होगा या प्रॉपर्टी खरीदना बेचना। तो ये सारे एसेट क्लास को मैं जब देखता हूँ ना प्रिया जी, तो इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा है कि सारे एसेट क्लास में इस बार अच्छा रिटर्न दिया है। ऑफ कोर्स इस बार के एसेट क्लास में मैं तो कहूँगा नंबर वन सिल्वर और गोल्ड ही है, क्योंकि सिल्वर पिछले साल मैं कुछ 1 लाख रुपीस केजी का रेट देख रहा था, जो आज 1.75 1.80 जितना रेट आया हुआ है। यानी सिल्वर के अंदर फंटास्टिक रिटर्न में कहूंगा आया हुआ है। गोल्ड में भी वही है, गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है कुछ 1.30 लाख पर 10 ग्राम्स के ऊपर। और गोल्ड भी पिछले दिवाली से आप कंपेयर करोगे तो करीबन 85 के आसपास से चल रहा था। तो गोल्ड सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दिया है। रियल एस्टेट के भी अंदर लोगों को अच्छा रिटर्न मिला है। इक्विटी में अगर हम देखें तो भी इक्विटी में भी मार्केट ने कई ऐसे अच्छे स्टॉक्स है कि जिन्होंने 50% 60% तक के रिटर्न दिए हैं। तो मैं ये मानता हूँ एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं कि हमारे देश की अर्थतंत्र, हमारे देश की इकोनॉमी जो गति से बढ़ रही है ना, उसके लिए वो ग्रोथ की इम्पैक्ट हर सेक्टर पर, हर क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर आ रहा है। गोल्ड के ऊपर एक इंटरेस्टिंग, यू कैन टेक इट इन लाइटर सेंस सेठी सर, लेकिन मैं एक डेटा पढ़ा तो किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये कमेंट किया हुआ था कि 1990 में अगर 1 किलो गोल्ड की जो वैल्यू थी ना, उसमें आप मारुति 800 कार बाई कर सकते थे। आज जो गोल्ड की 1 किलो की कीमत है ना, तो उसमें आप ये रेंज रोवर लैंड रोवर गाड़ी खरीद सकते हो आप। लैंड रोवर की गाड़ी आ जाती है 1 किलो गोल्ड में। और उसका ये मानना है कि 2040 में 2040 में गोल्ड का शायद रेट वो हो सकता है कि आप अपना प्राइवेट जेट खरीद सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यही कि गोल्ड इज गोल्ड फॉर एवर, गोल्ड फॉर या ऑल सीजन, एट एनी प्राइस, गोल्ड इज द बेस्ट। गोल्ड की बात करते हैं तो एक आंकड़े भी देख लेते हैं। ऐसा एक अंदाज है कि भारतीय डोमेस्टिक हाउस होल्ड गोल्ड वो करीबन 25,000 टन के ऊपर भारत के लोगों के, कि हमारे यहाँ क्या है, गोल्ड को एक शादी से जोड़ा हुआ है। शादी में बेटियों को, बहनों को गोल्ड देना, गोल्ड खरीदना वो अपनी परंपरा है। त्योहारों में धनतेरस दिवाली में गोल्ड खरीदना अपनी परंपरा है। तो ऐसा अंदाज है कि भारत के घरेलू भी लोगों के पास 25,000 टन गोल्ड है। रिजर्व बैंक के पास करीबन 880 टन गोल्ड है। पिछले एक साल में रिजर्व बैंक ने भी करीबन 150 टन का गोल्ड खरीदा है। अमेरिका में गोल्ड रिजर्व काफी अच्छा है। अमेरिका में 8,800 टन का गोल्ड रिजर्व है। लेकिन कहने का मतलब यही था कि गोल्ड ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट 50-100 साल पहले भी सेफ था। मैं ऐसा मानता हूँ आने वाले 50 साल के बाद भी गोल्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। गोल्ड का रिटर्न अच्छा दे रहा है। और अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी ग्रोथ देखा। ये जिस दिन अपने यहाँ जीएसटी का रेट कम हुआ, उसी दिन पहले ही दिन करीबन 50,000 कार डिलीवर हुई है। ईवी का जी सेल्स, ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेल
सितंबर 25 में प्रीवियस मंथ से कंपैरिजन डबल हुआ है। ये सारे आंकड़े मुझे ना प्रिया जी बहुत आकर्षित करते हैं। और मैं ये सारे जब एनालाइज करता हूँ इन सब चीजों को, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय इकोनॉमी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमारे देश के अनेक प्रकार के जो अभी हम एसेट क्लास की डिस्कशन किया, तो वो एसेट क्लास में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, करके इन्वेस्टर के रूप में बने रहेंगे, तो अच्छा जी। रिटर्न मिलेगा। सेठी सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, सब कुछ अच्छा बताया इन्होंने, हम्म। बैंकों के बारे में भी और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, और उसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। हम्म। जी। तो अ, तो कमलेश जी, और कुछ अगर नहीं है तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। दर्शकों को बता दें कि बैंकिंग सेक्टर के बारे में जेपी मॉर्गन और बीएनबी पेरिबास बैंक जो है, उन्होंने फोरकास्ट किया है कि अराउंड 13 to 16% कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ देखी जाएगी, और बैंकिंग सेक्टर में भी हमें ग्रोथ दिखेगा इन द कमिंग ईयर विच इज FY 26। तो इंडिया का ग्रोथ जो है खास करके बैंकिंग सेक्टर में और कॉर्पोरेट में भी, वो काफी उज्जवल नजर आ रहा है इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर। Sir, any final comments from your side about the banking sector? हाँ प्रिया जी, बैंकिंग सेक्टर का आपने सही कहा। और उसके हम्म। ही साथ अगर जुड़ के मुझे एक डेटा और देना था। अपने यहाँ हम्म। पीई और वीसी, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर जी। कैपिटल, तो उसका हम्म। भी मैं ये पढ़ रहा था अभी कि उसमें भी पिछले 3 साल में ह्यूज बड़ी मात्रा में उसमें निवेश आया हुआ है। तो ये हम्म। दो चीजों जो है ना, अल्टीमेटली द इन्वेस्टमेंट इज कमिंग अप। और हम्म। 2017 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो वैल्यू हम्म। 2866 थी, वो आज हम्म। रिडेम्पशन के टाइम पे अभी 12,657 हुई है। यानी हम्म। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है, गोल्ड का भाव बढ़ा तो बढ़ा ही है, प्लस उसको 2.5% इंटरेस्ट भी मिल रहा था। तो मैं यही कहूंगा प्रिया जी कि आने वाले दिनों में जो निवेशक है, इक्विटी में हो या गोल्ड में हो या सिल्वर में हो, कोई भी एसेट क्लास हम्म। में हो, इन्वेस्टमेंट को बनाए रखे। और दूसरा ये भी कहूंगा, जब एक एबनॉर्मल ग्रोथ देखता है तो बीच बीच में हम्म। थोड़ा सेल भी करके प्रॉफिट लेना चाहिए, और हम्म। प्रॉफिट को एंजॉय करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी कहते हैं कि स्टे इन्वेस्टेड। एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, अपनी तरफ से भी एक एनालिसिस बहुत जरूरी है, बट डू स्टे इन्वेस्टेड। इट इज ऑलवेज एब्सोल्युटली। गुड टाइम टू एंटर द मार्केट। या तो कमलेश जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। आपसे फिर जल्दी थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू नए सेठी साल सर। नए साल में जल्दी मिलेंगे थैंक फिर यू से। प्रिया जी। जी, थैंक यू डेफिनेटली जल्दी कमलेश जी। मिलेंगे। थैंक थैंक यू। यू। नमस्ते।